नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 13 नवंबर 2025 है और आज हमारे पास 3 ऐसी कहानियां हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगती हैं। बिल्कुल। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा आंकड़ा है जो सच से ज़्यादा धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ तमिलनाडु से एक ऐसी कहानी है जहां स्वास्थ्य सेवा में एक ज़रूरी और बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। और फिर हम पूरी दुनिया के मंच पर पहुंचेंगे जहां अमेरिका से आई एक घोषणा ने एक नए और कह सकते हैं खतरनाक दौर की शुरुआत करने का डर पैदा कर दिया है। सही कहा। आज हम इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझना है कि ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। तो चलिए इन मामलों की तह तक चलते हैं। शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने कई लोगों का सिर चकरा दिया है। खबर है कि भारत में खुदरा महंगाई दर गिरकर सिर्फ 0.2% पर आ गई है। हाँ, 0.2%। जनवरी 2012 के बाद का सबसे निचला स्तर। सुनने में तो लगता है कि वाह क्या कमाल की बात है, मतलब चीजें सस्ती हो रही हैं, जश्न मनाना चाहिए। हाँ, पहली नज़र में तो यही लगता है, लेकिन असल में ये जश्न नहीं बल्कि थोड़ी चिंता का विषय है। कोई भी आम इंसान सोचेगा कि 0.2% महंगाई का मतलब है कि सब कुछ सस्ता हो गया। पर जब आप बाजार जाते हैं तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये बस आंकड़ों का एक धोखा है, जिसे अर्थशास्त्री हाई बेस इफेक्ट कहते हैं। हाई बेस इफेक्ट, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पिछले साल इसी महीने मतलब अक्टूबर 2024 में खाने पीने की चीजों की महंगाई 9.7% जैसी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी। अच्छा, कीमतें आसमान छू रही थीं। हाँ, अब जब आप उस आसमान छूती कीमत से आज की कीमत की तुलना करते हैं तो आज की थोड़ी बहुत बढ़त भी बौनी नजर आती है। ये कीमतों में कोई गिरावट नहीं है, बल्कि तुलना का एक कह सकते हैं गणितीय खेल है। आपकी जेब से पैसा कम नहीं जा रहा, बस आंकड़ों की किताब में महंगाई कम दिख रही है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ा तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। एक तरफ ये हेडलाइन आंकड़ा 0.2% का है, लेकिन दूसरी तरफ सब्जियों जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम अक्टूबर में असल में बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि ईंधन और घर के किराए जैसी चीजों में भी महंगाई पिछले साल से ज्यादा थी। तो फिर ये जादू हुआ कैसे? सारा खेल खाने पीने की चीजों की कैटेगरी का है। हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई बास्केट में इसका वजन लगभग 46% है। लगभग आधा? हाँ, लगभग आधा। तो इसी कैटेगरी में हाई बेस इफेक्ट की वजह से महंगाई कम दिखी और उसने पूरे औसत को नीचे खींच लिया। लेकिन जो असली समस्या है वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। वो क्या है? समस्या ये है कि महंगाई नापने के लिए हम जो बास्केट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2012 में लोग क्या खरीदते थे उस पर आधारित है। 2012? वो तो एक दशक से भी ज्यादा पुराना है। बिल्कुल। जरा सोचिए, 2012 और 2025 में कितना फर्क है। 2012 में कितने लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं पर या कैब सर्विस पर इतना खर्च करते थे। आज मोबाइल डेटा प्लान, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब हमारे खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमारी महंगाई मापने वाली मशीन में ये सब या तो हैं ही नहीं या इनका वजन बहुत कम है। तो ये ऐसा है जैसे आप 2025 के शहर में रास्ता ढूंढने के लिए 2012 का नक्शा इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आरबीआई के एक सर्वे में ये विरोधाभास साफ दिखा। सर्वे के मुताबिक लोगों ने महसूस किया कि सितंबर में महंगाई 7.4% थी, जबकि सरकारी आंकड़ा बहुत कम था। हाँ। लोगों की जेब पर जो असर पड़ रहा है और जो आंकड़ों में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक इसी सीपीआई आंकड़े के आधार पर ब्याज दरें तय करता है। मतलब आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई इसी पर निर्भर करती है। और दिसंबर में उनकी अहम बैठक भी है। हाँ, अब सोचिए उनके सामने एक ऐसा आंकड़ा है जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। ऐसे में वो सही फैसला कैसे लेंगे? ये उनके काम को और भी मुश्किल बना देता है। तो क्या इसे ठीक करने की कोई योजना है? मैंने पढ़ा है कि एक नई सीपीआई सीरीज पर काम चल रहा है, पर सवाल यह है कि वो कब तक आएगी? उम्मीद तो है कि जल्द आएगी। जितनी जल्दी आए उतना अच्छा, ताकि नीति निर्माताओं और हम जैसे आम लोगों को अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर मिल सके।
तो एक तरफ आर्थिक आंकड़े हैं जो असलियत से दूर हैं, लेकिन चलिए अब एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जहां ज़मीनी हकीकत को बदलने की एक ईमानदार कोशिश हो रही है। और ये कहानी आती है तमिलनाडु से। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी कहानी है, स्वास्थ्य सेवा और समावेशिता से जुड़ी हुई। एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश जो सच में किसी को पीछे ना छोड़े, खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय को जो दशकों से हाशिए पर रहा है। और यहाँ समस्या सिर्फ अस्पताल या डॉक्टर की कमी की नहीं थी, समस्या भरोसे की थी, सम्मान की थी। अच्छा। कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से इसलिए नहीं बचते थे कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें भेदभाव, मजाक और अपमान का डर था। खासकर यौन संचारित संक्रमण जैसे संवेदनशील मामलों में उनका अनुभव बहुत बुरा रहा है। मतलब एक टूटा हुआ भरोसा था जिसे दोबारा जोड़ना था। बिल्कुल। ये भरोसे की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो सवाल ये है कि तमिलनाडु ने इसे ठीक करने के लिए क्या अलग किया? क्या ये सिर्फ कुछ नई योजनाएं शुरू करने तक सीमित था? नहीं, ये सिर्फ योजनाओं से कहीं बढ़कर था। ये एक कह सकते हैं सोच का बदलाव था, जिससे उन्होंने कई ठोस कदमों से जमीन पर उतारा। जैसे? शुरुआत 2008 में हुई, जब उन्होंने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया। ये एक नींव थी। फिर उन्होंने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जेंडर अफर्मिंग केयर यानी लिंग पुष्टि देखभाल की सुविधा दी। और मैंने पढ़ा कि उन्होंने इसे मेडिकल सिलेबस में भी शामिल किया। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने ट्रांसजेंडर मेडिसिन को मेडिकल के पाठ्यक्रम में शामिल किया, ताकि आने वाले डॉक्टर इस समुदाय की ज़रूरतों को समझें और उनके प्रति संवेदनशील बने। ये सुनने में जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई जमीन पर काम कर रहा है, या ये सिर्फ कागज पर अच्छी दिखने वाली एक और सरकारी योजना है? आपके सवाल का जवाब उनके सबसे बड़े कदम में छिपा है। उन्होंने राज्य की मुख्य स्वास्थ्य बीमा योजना CMCHIS में जेंडर अफर्मिंग सर्जरी और हार्मोन थेरेपी को शामिल कर लिया। अच्छा। लेकिन असली गेम चेंजर था कि उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1,20,000 रुपए की वार्षिक आय सीमा को हटा दिया। वो क्यों? क्योंकि सरकार ने यह समझा कि इस समुदाय के लिए एक स्थिर आय का प्रमाण देना कितना मुश्किल हो सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने हजारों लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 7,200 से ज्यादा लोगों ने इस योजना में नामांकन कराया है और 600 से ज्यादा लोगों ने अब तक देखभाल प्राप्त की है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 700 जिंदगियां हैं जिन्हें सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा मिली। बिल्कुल। और ये सब हवा में नहीं हो रहा है। इसे 2019 के राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और मद्रास उच्च न्यायालय के प्रगतिशील फैसलों जैसे कानूनी सुधारों का समर्थन मिला हुआ है। तो ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, ये गरिमा और मानवाधिकारों को मान्यता देना है। हाँ, ये एक व्यवस्था को बदलने की कोशिश है। हाँ, लेकिन एक बात जो स्रोतों में साफ कही गई है वो ये कि अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। एक वन स्टॉप हब की जरूरत है जहां सभी सेवाएं एक ही जगह मिल सकें, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। सही बात है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर काम अभी जारी है। और एक राज्य के स्तर पर व्यवस्था को सुधारने की इस कोशिश से अब हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं जो टूटने की कगार पर है। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। हाँ, ये कहानी 30 अक्टूबर 2025 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई। उन्होंने घोषणा की कि वो अमेरिकी परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने का निर्देश दे रहे हैं। इस एक घोषणा ने वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता की उस नींव को हिला दिया है जो दशकों में बनी थी। इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये कितना खतरनाक है। बिल्कुल। हिरोशिमा पर बमबारी को 80 साल हो चुके हैं। इन 80 सालों में किसी भी जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और दुनिया में परमाणु हथियारों का भंडार भी तो बहुत कम हुआ है। हाँ, 1970s के दशक के 65,000 से घटकर आज लगभग 12,500 रह गया है। ये एक बहुत नाजुक शांति है जो आपसी समझ पर टिकी है। ट्रंप की ये घोषणा, जो सीधे तौर पर रूस और चीन को एक संदेश है, इस शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि जब वो परीक्षण की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या हम असल में जमीन के नीचे एक परमाणु विस्फोट की बात कर रहे हैं या सिर्फ मिसाइल जैसी चीजों के परीक्षण की? सही सवाल है, और यही अस्पष्टता इसे और भी खतरनाक बनाती है। दशकों से अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों ने विस्फोटक परीक्षण पर एक अनौपचारिक रोक लगाई हुई थी। अच्छा। वो केवल जीरो यील्ड यानी गैर विस्फोटक परीक्षण करते थे, जिससे वे अपने हथियारों की सुरक्षा और विश्वसनीयता की जांच कर सकते थे। लेकिन एक वास्तविक परमाणु विस्फोट करना, वो उस लाल रेखा को पार करने जैसा है जिससे पिछले कई दशकों में किसी ने पार नहीं किया है।
तो ये घटना अचानक नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए जमीन पहले से तैयार हो रही थी। हाँ बिल्कुल, अमेरिका और रूस के बीच एकमात्र बची हुई हथियार नियंत्रण संधि, जिसे न्यू स्टार्ट कहते हैं, फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है। और उसे आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, ऊपर से चीन तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है और वो किसी भी संधि का हिस्सा नहीं है। तो ये ऐसा है जैसे एक कमरे में पहले से ही गैस लीक हो रही थी और इस घोषणा ने उसमें माचिस की तीली फेंक दी है। और अब बात करते हैं डोमिनो इफेक्ट की। हाँ, अगर अमेरिका परीक्षण करता है तो ये लगभग तय है कि रूस और चीन भी करेंगे, और यहाँ चीन को शायद सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो कैसे? अमेरिका ने इतिहास में 1000 से ज्यादा परीक्षण किए हैं, जबकि चीन ने सिर्फ 47। नए परीक्षण उन्हें अपने नए और आधुनिक डिजाइनों को प्रमाणित करने का मौका देंगे, जिससे शक्ति का संतुलन और बिगड़ सकता है। और इसका असर भारत पर क्या होगा? जाहिर है, असर होगा। अगर दुनिया की बड़ी शक्तियां परीक्षण शुरू कर देती हैं, तो भारत पर भी अपने उन्नत डिजाइनों का परीक्षण करने का भारी दबाव बनेगा, जिन्हें 1998 के बाद से टेस्ट नहीं किया गया है। और अगर भारत ऐसा करता है तो ये तय है कि पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा। जब दशकों में बनी पूरी अप्रसार व्यवस्था, जिसे नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम कहते हैं, वो कुछ ही महीनों में ढह सकती है। हाँ, और अप्रसार व्यवस्था का मतलब है वो आपसी समझ और संधियां जो देशों को नए परमाणु हथियार बनाने या फैलाने से रोकती हैं। ये एक तरह का ग्लोबल जेंटलमैन एग्रीमेंट है जो अब टूटने की कगार पर है। और विडंबना देखिए, अमेरिका जिसने इस पूरी व्यवस्था को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अब शायद उसी के पतन का कारण बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खतरनाक रूप से उच्च जोखिमों की चेतावनी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोई सुन रहा है? तो आज हमने 3 अलग-अलग धागों को समझा। भारत में एक आर्थिक आंकड़ा जो हकीकत से दूर है, तमिलनाडु में एक सामाजिक स्वास्थ्य मॉडल जो समावेशिता की मिसाल पेश कर रहा है, और वैश्विक मंच पर एक ऐसी घोषणा जो एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कर सकती है। इन तीनों कहानियों में, चाहे उनका पैमाना राष्ट्रीय हो, राज्य का हो या वैश्विक हो, एक बात समान है। यह स्थापित प्रणालियों और आज की बदलती सच्चाइयों के बीच का टकराव है। बिल्कुल, महंगाई मापने का हमारा फॉर्मूला पुराना हो चुका है। पारंपरिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बड़े वर्ग की जरूरतों को नजरअंदाज करती थीं। और 20वीं सदी में बनी परमाणु व्यवस्था 21वीं सदी के दबावों के कारण चरमरा रही है। परमाणु व्यवस्था पर जो स्रोत हमने देखे, वे इस सवाल के साथ खत्म होते हैं कि क्या हमारे इस बिखरे हुए समय के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की जा सकती है। ये सवाल शायद आज के तीनों विषयों पर लागू होता है। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी संस्थाओं को, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या वैश्विक हो, यह समझने में कितना समय लगता है कि पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले कि कोई बड़ा संकट आ जाए, नए नियम बनाने के लिए क्या करना होगा? इसी सवाल के साथ हम आज आपको छोड़े जाते हैं।